देखो मैं जानता हूं कि कविता सुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी वो बात कर रहा था कि मैं टीचर था और ये था और वो था। हीरामणि वैष्णव बहुत अच्छे टीचर थे। हमारे विस्तर जी बैठे हैं, ये भी पढ़ाते थे बच्चों को। इन्होंने एक बार बच्चों को इतना, अब मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि कविता सुनना क्या हो गया आजकल। इन्होंने बच्चों को इतनी कविता सुनाई, विस्तर जी ने इतनी कविता सुनाई कि सुन सुन के बच्चों का दिमाग खराब हो गया, वो फेल होना शुरू हो गए। शिक्षा अधिकारी तक खबर पहुंची। शिक्षा अधिकारी ने गुस्से में इनकी शिकायत मुख्यमंत्री जी से कर दी, योगी जी से। योगी जी का दिमाग खराब, इनका तबादला मुर्गी पालन विभाग में कर दिया। ये जैसे ही मुर्गी पालन विभाग में पहुंचे तो डर के मारे मुर्गियों ने अंडे देना बंद कर दिए। फिर योगी जी तक खबर पहुंची। योगी जी ने फोन किया, बोले बिस्तर जी तुम्हारे चक्कर में मुर्गियां अंडे नहीं दे रही हैं, अगर कल से मुर्गियों ने 2-2 अंडे नहीं दिए तो समझना तुम्हारी खैर नहीं। बिस्तर जी का दिमाग खराब, ये बंदूक लेके पहुंचे, बोले सुनो मुर्गियों, कल से अगर 2-2 अंडे नहीं दिए तो तुम्हारी खैर नहीं, सबको मार के खा जाऊंगा। दूसरे दिन डर के मारे मुर्गियों ने 2-2 अंडे दे दिए। 2 अंडे 2 अंडे 2 अंडे, एक ने एक ही दिया। बिस्तर जी का दिमाग खराब, बोले क्यों, जब सब ने 2 दिए तो तूने एक क्यों दिया? बोले साहब वो तो मैंने आपके डर के मारे दे दिया, मैं तो मुर्गा हूं। ये कवियों की स्थिति। मैं अभी मथुरा आया था जब मफतलाल जी भाई साहब के कार्यक्रम में, वहाँ एक मेला लगा तो मफतलाल जी मुझसे बोले कि दीपक दनादन आ तुमको मेला घुमा के लाते हैं। मैंने कहा चलिए भाई साहब। हम मेला घूमने गए तो देखा एक आदमी गधे को लेके खड़ा। उसने गधे के ऊपर एक शर्त लिख के रखी कि जो इस गधे का सिर बिना हाथ लगाए नामे हिला के दिखाएगा उसको 10,000 रुपये नगद दिए जाएंगे। सबने कोशिश कर ली, कोई कुछ नहीं कर पाया। मैं गया, मैंने धीरे से गधे के कान में कुछ कहा, गधे ने फौरन नामे से हिला दिया। उस आदमी का दिमाग खराब, उसने मुझे 10,000 रुपये दिए। बोले मेरे बाप तूने इसके कान में कहा क्या? मैंने कहा कुछ नहीं भाई साहब, सिर्फ इतना ही कहा, कवि हूं, कविता सुनाऊं। अच्छा अगली बार हमने चक्कर लगाया तो पट्टे ने 2 शर्त रख दी। जो इस गधे का सिर हाँ में हिलाएगा फिर ना में हिलाएगा उसको 20,000 रुपये दिए जाएंगे। फिर सबने कोशिश कर ली, कोई कुछ नहीं कर पाया। फिर मेरा नंबर आया, मैंने धीरे से गधे के कान में कुछ कहा, गधे ने फौरन हाँ में सिर हिला दिया। दूसरी बार कहा, फौरन ना में सिर हिला दिया। उस आदमी का फिर दिमाग खराब, उसने मुझे 20,000 दिए। बोले मेरे बाप अब क्या कहा? मैंने कहा कुछ नहीं भाई साहब, सिर्फ इतना ही कहा, पहचाना? सुनाऊं? ताली आ नहीं रही है। अगर ऐसे ताली बजाओगे तो भगवान कसम हम कभी शहीद हो जाएंगे। अभी वृंदावन गया, एक कवि सम्मेलन में मैंने बड़ी देर तक कविता सुनाई लेकिन किसी ने ताली नहीं बजाई। मेरा दिमाग खराब, मैं जोर से चिल्लाया कि लगता है यहाँ जितने बैठे सब कसम खा के आए कि ताली नहीं बजाएंगे। लेकिन मैं भी कसम खा के आया कि ताली तो बजवा के रहूंगा, नहीं तो किसी बिल्डिंग से जाके कूद जाऊंगा। पब्लिक में से एक उठा, बोला सांच चल, धक्का मैं लगाऊंगा। ऐसा ना हो जाए। आप लोग बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। और आइए मैं एक व्यंग के कवि को यहाँ बुलाना चाहता हूँ जो व्यंग करते हैं राजनीति पे, समाज पे, जो स्थितियाँ आसपास देखते हैं। हास्य और व्यंग में बड़ा बारीक अंतर होता है। हास्य वो होता है जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। हीरामणि करके गया, हमने आपको कुछ चीज़ें सुनाई, टिप्पणियाँ सुनाई और आपने ठहाके लगा दिए। जैसे एक बल्ब, हमने स्विच दबाया और बल्ब जल गया। व्यंग एक ट्यूबलाइट की तरह होता है। जैसे हम स्विच दबाते हैं, ट्यूबलाइट बड़ी बड़ी देर में जलती है लेकिन जब उसकी रोशनी फैलती है तो हमारे मानस पटल पे छा जाती है। व्यंग बिल्कुल उसी तरह है, बड़ा बारीक होता है, थोड़ी देर में समझ आती है लेकिन जब समझ में आती है तो जीवन भर हमें याद रहता है कि यार क्या बात कही थी सामने वाले ने। व्यंग क्या होता है, एक व्यंग का उदाहरण देता हूँ और देखना चाहता हूँ कि आप व्यंग कितना समझते हैं। अलीगढ़ वालों और ज्ञान महाविद्यालय के प्यारे बच्चों और जितने शिक्षक यहाँ बैठे हैं, देखना चाहता हूँ कि आप व्यंग कितना समझते हैं। पन्ना के एक बड़े व्यंग्यकार हुए सुरेश पराग। उन्होंने एक व्यंग किया कि लालू ने जब चारा खाया तो चारा बेचारा ये सोचकर शर्माया। लालू ने जब चारा खाया तो चारा बेचारा ये सोचकर शर्माया कि जब मुझे गाय खाती थी तो मैं गोबर बनता था। नहीं आया।
अगला व्यंग, अब वो सुबह समझ में आएगा किसी किसी को। अगला व्यंग देता हूं। देश के बड़े व्यंग्यकार हैं तेज नारायण बेचैन, उन्होंने बड़ा अच्छा व्यंग किया कि लोकसभा में जब सांसदों ने प्रस्ताव रखा कि सांसदों के मनोरंजन के लिए यहाँ चिड़ियाघर होना चाहिए, तो हमने कहा उसकी क्या जरूरत है जबकि आप लोग हो। ये व्यंग होता है। तो आइए मैं बुलाता हूं आदरणीय विस्धर जी को कि जब तक रहा मैं धूप में चादर बना रहा, मैं अपनी माँ का आखिरी जेवर बना रहा, ये दुनिया हंसना न भूल जाए इसलिए मैं बादशाह होकर भी जोकर बना रहा। जोरदार तालियों से आवाज दें। पुरस्कार रहे हैं। थोड़ी देर पहले अभी हमारे संचालक जी कार्यपाठ कर रहे थे हमको आमंत्रित करने के लिए, तो उन्होंने पूछा कि विस्धर जी आप किस विधा के कवि हैं, कौन सा रस सुनाते हैं? मैंने कहा मैं पत्नी रस सुनाता हूँ। क्योंकि बोले हमने तो अब तक 9 रस सुने हैं। मैंने कहा जो 9 रसों को घोला जाए और मथनी से मथा जाए, जो रस पैदा होगा उसे पत्नी रस कहते हैं। वाह, क्या बात है। मैं आपको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं सीधा जी स्वागत मंच को प्रणाम करते हुए व्यंग सुनाता हूं। स्वागत। लेकिन उससे पहले एक बात और बताऊं आपको शायद जानकारी होगी लेकिन समझ में ना आए, वो बात एक अलग है कि इस मंच पर देश के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मानीय कवि सब उपस्थित हैं और सभागार में भी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इस पूरे मंच पे पूजनीय कवि मैं ही इकलौता हूं। क्योंकि नाग पंचमी के दिन आपने मेरे ही प्रतिरूप की पूजा की थी। आखिर हूं क्यों पूजनीय? कि विस्धर हर की सेज है, विस्धर हर की सेज है, विस्धर हर का हार और विस्धर सिर मोहन नचे, यूं पूजा संसार। विस्धर सिर अगर बात सीधी बहुत छोटी छोटी कविता सुनाता हूं मैं, आती रहे मुझे बताते रहे कि समझ में आ गया है। एक दिन मेरे मित्र ने मुझसे पूछा कि दूल्हा और बकरा में क्या समानता है? दूल्हा और बकरा में क्या समानता है? मैंने उसको बताया बकरा चांद देख करके माला पहनता है और दूल्हा अपना चांद देखने के लिए माला पहनता है। वाह। हलाल दोनों का होता है। बकरा एक दिन मरता है और दूल्हा घुट घुट कर प्रतिदिन मरता है। अगर समझ में आए तो जानदार एकदम शानदार तालियां होनी चाहिए जिससे मुझे भी अच्छा लगे, मैं भी फ्लो में आऊं आपके सामने। एक दिन मेरे मित्र ने पूछा, एक दिन बाल ब्रह्मचारी मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि विस्धर जी प्राण ग्रहण किसे कहते हैं? एक दिन मेरे बाल ब्रह्मचारी दोस्त ने मुझसे पूछा कि विस्धर प्राण ग्रहण किसे कहते हैं, क्या तुम बता सकते हो, हमको समझा सकते हो? मैंने बताया, समझाया। जब पृथ्वी सूर्य को ग्रसती है तो सूर्य ग्रहण होता है। जब पृथ्वी सूर्य को ग्रसती है तो सूर्य ग्रहण होता है और जब नारी नर को ग्रसती है तो प्राण ग्रहण होता है। जब नारी नर को ग्रसती है तो प्राण ग्रहण होता है। और इसके आगे में एक बात और कहना चाहता हूं, एक छोटा सा और देखिए कि एक दिन हमारी पत्नी हमारे साथ अलीगढ़ नुमाइश में आई थी देखने के लिए। मैं भी आया, सिकंदराबाद दूर नहीं है, क्योंकि मेरा जन्म अलीगढ़ जिला में हुआ था, जवानी मुझ पर हाथरस जिला में आई है। वाह वाह बढ़िया। समझ गए होंगे, ये व्यंग होता है। मैंने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, जब तुम मेरे साथ
जब तुम मेरे साथ लहराती बल खाती नागिन सी चलती हो, बड़ी अच्छी लगती हो। पत्नी बोली, मैंने इसीलिए तो तुम जैसे बिस्तर से शादी की थी। मैंने इसीलिए तो तुम जैसे बिस्तर से शादी की थी। मैं पहले खुश थी, अब पछताती हूँ, क्योंकि तुम्हारी आंखों में भारतीय नेताओं की छवि पाती हूँ। हमने ये कविताएं एक दिन अपने घर पत्नी को भी सुनाई, तो हमारी पत्नी बोली, प्राणनाथ, ये आप अपनी बातें सी करते हैं, हमारे तो सिर से ऊपर से गुजर जाती हैं। हमारे रूप सौंदर्य की चर्चा करो। सब कवि अपनी अपनी पत्नी के सौंदर्य की चर्चा अपनी कविता में करते हैं। हमें भी मन करता है कि आप हमारे सौंदर्य की चर्चा करो। मैं बोला कि नारी का श्रृंगार नहीं मैं गाऊंगा, कि नारी का श्रृंगार नहीं मैं गाऊंगा, और नहीं चुटकुला कोई तुम्हें सुनाऊंगा। और दांतों में है जहर, जीभ में ज्वाला है, और मैं तो हूं बिस्तर फसका लगाऊंगा। क्या बात है। पत्नी बोली, शाम को खाना खाना है घर पर या नहीं? मैंने कि आप नहीं खिलाओगे, कोई और खिलाएगा, तो फिर उसी के यहाँ खाओ। फिर मैंने कोशिश की, अगर दूसरे के घर जाएंगे तो वो खिलाएगा तो है नहीं, झूठ को पूछेगा और ज़्यादा चाय पिला देगा। हमने भाई साहब